नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। गलत पोस्चर में कुछ वजन उठा लिया है, उस पोजीशन में अपन को उसको ज़्यादा मालिश वगैरह नहीं करनी चाहिए। पहले से प्रोन होता है पेशेंट के भाई, तो हम लोग उनके टेंस लगाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं उनको। कौन सी कंडीशंस में हमें गरम सेक करना है, ये भी एक जी। कंफ्यूजन होता है कि जी, गरम जी। सेक कब करें और आइसिंग कब करें। जैसे कुर्सी का एक टांग टूट जाए जी। तो उसको कुर्सी बैठना मुनासिब नहीं है। प्राइस का मतलब हो गया। प्रिवेंशन, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, तो वो इलेक्ट्रॉनिक हीटर ले आते हैं, हीट पैड। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। इस चैनल पे हमारा प्रयास है कि आप तक ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करें, अवेयरनेस क्रिएट करें इन टॉपिक्स के बारे में, ताकि सही ट्रीटमेंट आपको मिले, सही डायग्नोसिस हो। जो भी प्रॉब्लम्स ये होती हैं, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या स्पाइन की प्रॉब्लम जैसे कि बैक पेन या डिस्क प्रॉब्लम हो या शियाटिका हो, उस पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। इसी कड़ी में आज का ये जो वीडियो है, ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं डॉक्टर ऋषि शर्मा के साथ, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर ऋषि का लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी की फील्ड में। मेनली मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम और स्पोर्ट्स इंजरी, ये इनका स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को अगर सीखना भी है कुछ, तो डॉक्टर ऋषि शर्मा का आज का ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर ऋषि का। थैंक यू सर। स्वागत है आपका डॉक्टर ऋषि। थैंक यू सर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपका इतना जो वाइड एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, जी। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि शायद सबसे कॉमन आपके पास जो पेशेंट आते होंगे वो बैक पेन के आते होंगे। बिल्कुल। तो आज बिल्कुल शुरुआत सही उसी से करते हैं। है। जी। तो इसमें दो तरह से मैं इस प्रश्न को पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक अचानक से तेज दर्द हो गया है कमर में, गलत पोस्चर में कुछ वजन उठा लिया है, या वेट लिफ्टिंग करते समय जिम में जी। वेट हैवी लिफ्ट किया और उसके बाद में एक्यूटली बैक पेन हो गया है। ऐसे केस में जब पेशेंट आपके पास आते हैं, तो आप किस तरह से अप्रोच करते हैं उन्हें? तो एक्यूट इंजरी का मतलब जैसे अभी तुरंत हुई है, हाल फिलहाल की जो इंजरी है, तो जैसे कि आपने कहा कोई यंग बंदे आए, उन्होंने डेडलिफ्ट की जिम में, या कोई कॉमन मैन है, उसने दुकान ये से बहुत कोई। कॉमन सिनेरियो है हाँ, आजकल। कॉमन सिनेरियो है। लेडीज का ऐसा होता है कि वो झुक के झाड़ू लगाते हैं हाँ या जी। कुछ बाल्टी उठा लेते हैं, तो उनका अचानक से मसल में स्ट्रेन हो जाता है। जी। तो स्ट्रेन होने का मतलब है कि कुछ मसल फाइबर्स फट गए हैं, तो बॉडी क्या उसको रिपेयर करने के लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव स्पेस में चली जाती है। बॉडी चाहती है कि और इंजरी ना हो, तो ओके। नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो बॉडी उस जगह को कड़क कर देती है। उस पोजीशन में अपन को उसको ज़्यादा मालिश वगैरह नहीं करनी चाहिए। जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि मालिश कर लगी दें। और मालिश कर दी। मालिश करते हैं तो अपन और मसल्स को फाड़ सकते हैं। अगर कोई डिस्क की इंजरी हो गई, कोई गलत पोस्चर की वजह से, कोई अगर पुराना किसी का काम है बार-बार झुकने का या ऐसे, तो उसमें एक पहले से प्रोन होता है पेशेंट कि भई हमारे और ज़्यादा इंजरी हो सकती है, बट वो उसी काम को करता रहता है। जैसे कि चक्की वाले होते हैं, अच्छा। जो वज़न उठाते हैं, या लेडीज़ जो रेगुलर काम करती है, झुक के काम करती है सिंक में, उनमें बहुत संभावना होती है कि ये चीज़ बार-बार हो जाए। तो एक्यूट कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आ गया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है, तो हम इसको ये एडवाइस करेंगे लोगों को कि उसको ज़्यादा हिलाए-डुलाए नहीं, ठीक है। उसको रेस्ट करवाएं उनको। रेस्ट तो करवाएँ ही, उसको कोई पेन किलर जेल लगा सकते हैं। ठीक उस है। जगह को अपन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। और बीइंग अ हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट। क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है कि एक्यूट पेन हुआ और उसके बाद में लोकल कोई प्रैक्टिशनर होते हैं, वो दबवा देते हैं या हाँ। मालिश कर देते हैं। ये जी। बहुत कॉमन चीज़ ये है। मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कॉमन है कि लोग आते हैं, थोड़ी इंजरी हो गई, उसमें कोई ऐसे क्रैक्स होते हैं, वो उनसे जी। एडी से दबा देते हैं। हुँ। उनको लगता है कि चढ़क है या धरण है, तो वो एडी से दबा देते हैं, ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं। तो ठीक होने के बजाय और वो खराब हो और सकता ज़्यादा है। खराब हो जाता है। जी। तो उनको, पेशेंट को उस टाइम तो समझ नहीं आता, उनको एक्सेसिव पेन होता है, तो पेन ब्लॉक भी हो जाता है, तो पेशेंट को लगता है मेरे को आराम आ गया। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, उसको तकलीफ और बढ़ती है। जी। तो उसको किसी ढंग के ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएँ, या अगर कोई पैरों में झंझनाहट शुरू हो गई उस पेन की वजह से, तो उसको न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के जाके कंसल्ट करें, वो अकॉर्डिंगली दवाई देंगे। जी। अगर एक्यूटली कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है, तो हम लोग उनके टेंस लगाते हैं। ओके। टेंस एक इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी है, जिसकी सहायता से हम उसमें करंट देते हैं। तो जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो अपने जो नेचुरल नर्व फाइबर है, उनको बाईपास कर देती है। ओके। तो उसको बाईपास कर दें तो उनका पेन का अनुभव नहीं होता। कुछ एंडोर्फिन्स भी रिलीज़ होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं उनको। एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, तो पेशेंट को ईज़ फ़ील होता है। पेन में रिलीफ आ हाँ, जाता है। और फिर हम हल्का गरम सेक बताते हैं, जिससे कि थोड़ा ब्लड वेसल्स डायलेट हों, मसल्स रिलैक्स हों। मसल्स रिलैक्स होती है तो ऑटोमेटिकली पेन को बेटर परसीव किया जाता है, और पेशेंट कहता है कि हाँ, मुझे आराम मिल रहा है। जी। कभी-कभी हम आइसिंग भी बताते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं,
उनके अगर अचानक से हो जाए तो हम, अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो हम कहते हैं आइसिंग करो। यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर करिए कि किस समय हमें आइसिंग करनी है और कौन सी कंडीशंस में हमें गरम सेक करना है। ये भी एक जी कंफ्यूजन होता है कि जी गरम जी। सेक कब करें और आइसिंग कब करें। बैक पेन के अलावा जैसे हमारे एंकल में स्प्रेन हो गया तो हम उसमें ये नहीं कहते कि आप हॉट सिकाई करें, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है। हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम कहते हैं आइस थेरेपी या प्राइस, प्रिवेंशन, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ओके, तो प्रिवेंशन तो कर नहीं सकते, प्राइस का मतलब हो गया PRICE, CE, P से प्रिवेंशन, R से रेस्ट, R से रेस्ट, I से I आइसिंग, से आइसिंग, C से कंप्रेशन C से कंप्रेशन, एंड E से एलिवेशन। E से इसका एलिवेशन। मतलब जैसे मान लो एंकल जॉइंट अपना जी। मुड़ गया तो प्रिवेंशन तो हो नहीं सकता, तो उसको जॉइंट को रेस्ट देते हैं, क्योंकि कुछ फाइबर्स डिसरप्ट हो चुके हैं, वो नेचुरली जो बायोमैकेनिक्स है उसको ऑल्टर कर दिया है। जैसे कुर्सी का एक टांग टूट जाए जी। तो उसमें कुर्सी बैठना मुनासिब नहीं है, हम्म। तो ऐसे ही हम उसको कहते हैं रेस्ट करो। आइसिंग करते हैं, आइस के कंप्रेस आइस कर देते हैं। जैसे आइस के कंप्रेशन देने से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी स्वेलिंग, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो वैसे जाता है। कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और आइसिंग का एक और इफेक्ट है, एक्चुअली फिजियोथेरेपी में आइसिंग इसलिए बताते हैं क्योंकि आइस का एक फिजिकल इफेक्ट ये होता है, पहले तो वैसो कंस्ट्रक्शन करती है, जी। ब्लड वेसल्स को कम कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद में वैसो डायलेशन भी होता है उससे, ओके। 1.5 गुना तक ल्यूमेन बढ़ जाता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आपकी स्वेलिंग वगैरह तो लिमिटेड हो जाती है, पेन सिग्नल्स भी थोड़े कम हो जाते हैं, अच्छा फील होता है। तो बॉडी का जो ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ज़्यादा सूजन आ जाती है, गुल्ले बन जाते हैं जैसे कि कहते हैं नॉर्मल भाषा में, कि सूज के पक गया एकदम, वो चीज़ नहीं हो पाती। उसमें हम लिम्ब को एलिवेशन में रखते हैं, एलिवेशन मतलब ऊपर रखा जिससे कि स्वेलिंग शरीर की तरफ जाए, टुवर्ड्स द हार्ट, तो लिम्ब को ऐसे रखते हैं। बैक पेन वगैरह में ये होता है कि किस कारण से हुई है, पेशेंट इमीडिएटली कभी नहीं समझ पाता, 1-2 दिन हो जाते हैं, तो बॉडी इतनी टाइट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा टाइटनेस है बॉडी में पेशेंट के, तो वो हिल भी नहीं पा रहा है, तो हम उसको, अगर स्वेलिंग भी है उसके, हाथ छूने से पता चल जाता है पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा होता है और जगह से। जैसे अपन ने ऊपर पीठ पे छुआ तो इतना टेम्परेचर नहीं महसूस हो रहा, और कमर पे अगर है तो इसका मतलब इंजरी हुई है और स्वेलिंग भी रहेगी उधर, इन्फ्लेमेशन के साइंस आएंगे। उस कंडीशन में हम उनको आइसिंग बताते हैं कि 10-10, 15-15 मिनट के लिए आइसिंग सेशन करो, दिन में 3 बार या 4 बार कीजिए, ये हम बताते हैं। और थोड़ा सा पुराना हो गया, अगर पेशेंट थोड़ा सा हिल पा रहा है लेकिन उसके पूरे फंक्शनल रेंज नहीं आई है, आगे झुक पा रहा है लेकिन पूरा झुक के कुछ उठा नहीं पा रहा, तो हम कहते हैं आप गर्म सिकाई करो। गर्म भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अच्छा, ताकि आपको बर्न ना हो, बर्न भी ना हो, स्किन पे बहुत क्योंकि हाई टेम्परेचर मसल प्रोटीन की भी बनी हुई है, और जो मोटे पेशेंट होते हैं उसमें तो बर्न हो जाता है, जो बहुत पतले होते हैं उसमें मसल फाइबर्स जो होते हैं काफी ज्यादा गर्म करते हैं। कई लोगों की आजकल कॉमन टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक हीटर ले आते हैं, हीट पैड, उससे काफी देर तक गर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मसल फाइबर्स भी होते हैं वो बने हुए प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन ज्यादा हीट नहीं लेता है, जैसे पनीर को गर्म करते हैं, तो इस टाइप से मसल्स थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उससे बहुत ज्यादा सिकाई भी नहीं करनी चाहिए, नुकसान करती ही है वो। जी। तो कुल मिला के अगर एक्यूट कंडीशन है, इन जनरल हम कह सकते हैं एक्यूट कंडीशंस हैं, तो हमें आइसिंग करनी है, बर्फ की सिकाई करनी है। और अगर कुछ पुराने समय से दर्द है, लंबे समय से दर्द चला आ रहा है, उन केसेस में कम हल्का गर्म, वार्म जिसे कह सकते हैं, वार्म आप आइस वार्म पैकिंग कर सकते हैं जी, हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं, गर्म सिकाई भी कहते हैं जी। हॉट वाटर बॉटल भी यूज करते हैं कई लोग। फिर हम एक्सरसाइजेज रेकमेंड करते हैं पुराने केसेस में। जी जी। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के साथ में पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब पैर में दर्द हो गया है, या तो वो पैर का बताते हैं या अपर बॉडी बैक का बताते हैं कि वहाँ गांठें बन गई है। हमें महसूस होता है कि हम मालिश करते हैं तो हमें गांठें जैसी फील होती है पैर में, जी बिल्कुल, या बैक में। तो ये क्या होता है और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप इसे कैसे डील करते हैं? जो पेशेंट कहता है कि हम जब हाथ फिरा रहे हैं मसल्स पे तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे गांठ है, गुठली सी हो गई है, तो हम भी उनको हाथ से पैल्पेशन करते हैं, यानी चेक करते हैं कि सच में ऐसा है कि नहीं। तो जो पेनफुल साइड होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट एक पोस्चर लेता है, गलत पोस्चर में काम करता रहता है, उसकी वजह से उस साइड की जो मसल्स ओवरवर्क करती है, तो मसल्स बेसिकली एक संकुचनशील यानी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, वो ऐसे काम करती हैं, मसल सिकुड़ी छूटी। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा टाइम तक उसी पोस्चर में रहने से वो मसल्स इकट्ठी रह जाती हैं, तो वहां पे उनको ऐसा लगता है कि जैसे चद्दर में सलवट पड़ जाती है, ऐसी मसल्स में गांठ हो जाते हैं जी। तो हम इनको ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं, मसल्स के अंदर अगर जो पेनफुल पॉइंट्स हैं उनको ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उनको पहले पैल्पेट करते हैं, फिर पेशेंट को मूवमेंट करा के देखते हैं कि इसके मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन हो रहा है कि नहीं, या उस मूवमेंट को करने पे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर उसमें दर्द होता है उसके, जैसे मान लीजिए राइट साइड में हो रहा है, कंधे में हो रहा है पेशेंट के,
तो पेशेंट कहता है कि मेरे पीछे भी दर्द हो रहा है, आगे भी दर्द हो रहा है, तो हम मूवमेंट चेक करते हैं, पूरा रेंज ऑफ मोशन। अगर पेशेंट को हाथ हिलाने में दिक्कत हो रही है या कोई स्पेसिफिक मूवमेंट में हो रही है, तो उससे संबंधित जो मसल होती है, जैसे गर्दन राइट में करने की जो मसल है, जी उसको हम छूते हैं तो उसमें गांठ सी मिलती है, उसको ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। और ट्रिगर पॉइंट्स को हम बेसिकली ये समझ लीजिए कि जैसे आटे में पड़ी गांठ होती है, उसको हाथ से मसला जाता है, ऐसे ही हम ट्रिगर पॉइंट्स को कई टेक्निक से रिलीज करते हैं। हम चाहते हैं कि बॉडी को अच्छा फील हो, तो जैसे ही बॉडी को ईज आउट लगता है तो वो जो मसल फाइबर है वो नॉर्मली हो जाते हैं। जनरली हम कहते हैं इस पे गर्म पानी की सिकाई करो, थोड़ा गर्म करें, जिससे कि वो सर्कुलेशन उधर बढ़ जाए, मसल पोली हो जाए, हल्की पड़ जाए, मतलब जो उसमें गठान है वो कम पड़ जाए। उससे भी नहीं होता तो हम मायोफेशियल रिलीज करते हैं। मायो मतलब मसल, फेशियल मतलब जैसे फेशिया अस्तर होता है जैसे कपड़े में, ऐसे ही। तो हम उसको स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी टेक्निक्स होती हैं, मसाज की टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें उसको नीडिंग करते हैं, कभी पंच करते हैं, कभी उसको एक स्पेसिफिक जो मसल्स के डायरेक्शंस होते हैं, मसल का जो ओरिएंटेशन होता है उस दिशा में उसको बार बार रगड़ते हैं, थोड़े प्रेशर के साथ, हल्के प्रेशर के साथ। पेशेंट के बहुत ज्यादा दर्द करेंगे तो वो वापस से एकदम बाउंस बैक करेगा वो उसमें उसको लगेगा पेशेंट को दर्द बढ़ गया। लेकिन उसको अगर हम क्या कराते हैं, पहले सिखाई देते हैं, फिर उसके मूवमेंट्स कराते हैं। मूवमेंट पेनफुल है तो मायोफेशियल रिलीज करते हैं। इसके लिए बहुत सारे एपरेटस भी आते हैं, मसाज गन भी आती है, ड्राई नीडलिंग टेक्निक्स भी बहुत पॉपुलर है आजकल, और उसके साथ ही फिर उसको मूवमेंट करवाते हैं। अगर मूवमेंट पहले से बेटर हुआ है, जो पेशेंट खुद ही बता देगा, सब्जेक्टिव है कि भाई अब मेरे को आराम है डॉक्टर साहब, तो फिर हम उसको कहते हैं तुम ये सेशन लो, 2 या 3 सेशन, 4 सेशन, जितना भी हो, उसमें वो रिलीज हो जाता है। और अगर जैसे पेशेंट के कमर में गांठ पड़ गई नीचे की तरफ, तो हम देखते हैं कि भाई किसी ने पैर से तो नहीं दबाया या कोई कैंसरस गांठ तो नहीं है ये, तो उसके लिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। ओके जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मसाज जब हम कर रहे हैं या मालिश कर रहे हैं तो गांठें फील हो रही है, तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छा विस्तार में बताया। इसके साथ ही एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि बैक पेन की प्रॉब्लम हुई है, कुछ टाइम पेन किलर्स लिए हैं, रेस्ट किया है, उसके बाद जब एमआरआई करवाया तो उसमें डिस्क प्रॉब्लम आ गई है जी। काफ़ी कॉमन है डिस्क प्रॉब्लम होना आजकल, और उसके साथ ही डिस्क प्रॉब्लम की वजह से कमर दर्द होना। तो यहाँ पे बहुत सा एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस डॉक्टर को दिखाएं। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे सोशल मीडिया उस पर आए थे अकाउंट पे कि अगर बैक पेन है तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, क्या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्या ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि अगर पेन है, सपोज 1 महीने से पेन है, किसी को कमर में दर्द है और डिस्क प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप उसे क्या रिकमेंड आगे करते हैं? जी सर, ये सही में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और आजकल तो हर एक जना अफेक्टेड है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के फेज में उससे प्रभावित होता ही है जी। बहुत कॉमन हो गया है, बिल्कुल कॉमन हो गया। लेकिन अगर उसके इतने लंबे टाइम से पेन है और वो यहाँ तक पहुंच गया है कि एमआरआई कराने की नौबत आ गई उसको, जी। और उसमें उसके फाइंडिंग्स आती हैं कि डिस्क थोड़ी प्रोलैप्स है जी, तो हम तो रेकमेंड करते हैं कि एक बार न्यूरो सर्जन से कंसल्ट कर लें वो, क्योंकि ही नोज द बेस्ट कि ये कुछ आगे दिक्कत तो नहीं करेगा जी। अगर उसके प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ रहती है, ऐसे डेबिलिटेटिंग नहीं है कि पेशेंट बस अब काम ही नहीं कर पा रहा, जब तो हम पूरी तरह से उसको कह देते हैं कि आप न्यूरो फिजिशियन के या न्यूरो सर्जन के पास जाइए। ठीक है। अगर न्यूरो सर्जन देखते हैं, इफ इट डीम्ड सो प्रॉपर्ली कि भाई अभी तो तेरी सर्जरी की जरूरत नहीं है, तुम काम चला सकते हो जी। और लाइफ को थोड़ा मॉडिफाई करो, पोस्चरल मेंटेनेंस करो, तो उसके लिए हमारे पास रेकमेंड करते हैं। ओके। हम लोग उनको फिर प्रॉपर सेट ऑफ पूरा प्रॉपरली असेस करते हैं कि सिवियरिटी कितनी है। इसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं जो क्लिनिकली हम उनको असेस करते हैं। जैसे आप लोग एमआरआई में देखते हैं, हम उनको क्लिनिकली स्ट्रेच करके मूवमेंट्स को चेक करके जी हम उनको देखते हैं कितना सिवियरिटी है, कौन से मूवमेंट में दिक्कत है, कौन से में नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्क के जो ज्यादा निकल गया, एक्सट्रूजन हो गया या मॉडरेट कंप्रेशन हो गया, स्टेनोसिस भी बोला जाता है जनरली, कि हमारे डिस्क ऐसी जगह पे निकली है वो दोनों तरफ ही कंप्रेस करी नर्व्स को, तो उसमें फिर हमारा कोई रोल नहीं है ज्यादा जी। हम मसल्स को ट्रेन करते हैं ताकि उसको संभाले। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको सर्जरी में जाना ही चाहिए, और सर्जरी बहुत सेफ हो गई है आजकल। एक मिसकंसेप्शन है कि सर्जन के पास गए और हम तो और ज्यादा खराब हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। आप पहले से ही खराब होते हैं, आप इतना खराब करके जाते हैं कि सर्जन भी क्या कर लेगा। जी जी। हाँ, ये कॉमन शुरुआत में ही चले जाए तो सर्जन
काफी हद तक आपको पहले ही बता देगा कि अभी तुम्हें सर्जरी की जरूरत जी। नहीं है, अब आप सही तरीके से बिल्कुल। आप एक्सरसाइज वगैरह करें जी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जी। ये हमारे आता है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सर ये। वैसे भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बिल्कुल। प्रिवेंशन भी करें और अर्ली सिम्टम्स को अर्ली डायग्नोज करके हम बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जी, बजाय कि उसको डिले करने के या लेट करने के। इसी बिल्कुल। से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि प्रिवेंशन के लिए क्या करें? अगर कोई एक यंग युवा है, वो चाह रहे हैं कि मुझे अपने बैक पेन से बचना है, मुझे डिस्क प्रॉब्लम मुझे नहीं हो, बैक पेन की प्रॉब्लम मुझे नहीं हो, जी, तो वो जो डेली लाइफ में क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो? बिल्कुल सर। ये चीज़ अगर लोग समझ जाएँ तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जी, जाए। इसमें क्या है कि अगर अपन थोड़ा-सा ध्यान दें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, जिसके जी। मन में ये चीज़ आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए, वो ऑलमोस्ट आधा काम कर लिया उसने। जी, जी। तो उसको ढंग से पोस्चर के बारे में देखें, हम किस तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, क्योंकि बॉडी भी एक मशीन ही है। अगर आप मशीन को गलत तरीके से चलाएँगे, अननेसेसरी यूज़ करेंगे उसको, तो मशीन खराब ही होनी है। जी। अपनी बॉडी तो बहुत शानदार है कि उसको हील करते रहती है, जैसे भी अपन चलाते हैं, बहुत अच्छा माइलेज देती है, बहुत अच्छा जी, टर्नओवर देती है, लेकिन बिल्कुल। फिर भी हम इतने ज़्यादा अति कर देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। जी। आ जाती है तो हम उनको एकदम ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे किसी बच्चे के हुई दिक्कत, खेल के आया बच्चा, उसको दिक्कत हो रही है कमर में, तो अपन थोड़ी बहुत मालिश वगैरह कर दी। लेकिन बच्चों के रहती है दिक्कत ज़्यादा, तो ये देखना चाहिए कि रूट कॉज़ क्या है। तो बच्चों को स्कूल में एजुकेट करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा सेमिनार होना चाहिए, जी, हर हफ्ते एक, कि बच्चे स्कूल में बैग कैसे रखते हैं, बहुत अच्छी वो बात कही बहुत आपने। अच्छी जी, चीज़ है कि और उनकी बेंचेस कैसी हैं, जी। प्रॉपर्ली सपोर्ट है कि नहीं। बैठ के कैसे कई स्टडी कर बच्चे रहे बहुत हैं। पतले होते हैं, तो उनकी स्पाइन आगे झुकी रहती है, वही हुँ, उनकी आदत बन जाती है। तो बच्चा जब बड़ा होता है तब तक उसकी नींव एस्टेब्लिश हो चुकी होती है। स्कूल्स में बताएँगे अगर बच्चों को, अर्ली लेवल पे ही, हुँ, कि भाई बेटा अगर ऐसे बैग रखते हैं तो दिक्कत होती है। कुछ एनिमेशंस होते हैं, कुछ पीडीएफ होते हैं। हर एक स्कूल में एक ना एक सेशन होना ही चाहिए, जी। मेरा ये मानना है। तो बच्चे इंटरनेट भी देखते हैं, लेकिन कभी दुखी हुए नहीं इस प्रकार से कि वो यूट्यूब पे ये चीज़ सर्च करें, मैं बैक पेन कैसे हुँ, प्रिवेंट करूँ, ये चीज़ होगी। बड़ों के लिए थोड़ा यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह इन पे बहुत सारी आजकल अवेयरनेस चल रही है। जैसे जी। न्यूरोमेड टॉक्स का आपका है ही चैनल, जी, जी। आप अवेयर करते हैं। तो उसमें ये है कि थोड़ा-सा लोग देखें, कमर दुखे तो ऐसे नहीं कि किसी से चनक करवा ली, किसी हुँ, बाईजी से दबवा लिया। हुँ, एक ना एक बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी ऑर्थोपेडिशियन जाके मिले, बिल्कुल। वो देखें कि हमारे दिक्कत ज़्यादा तो नहीं है। हुँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी की स्लिप डिस्क नहीं हो जाती, बोन ही स्लिप हो जाती है लिस्ते से। जी, जी। पेशेंट ध्यान नहीं देता ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में, फिर वो जिस दिन पैर लगवा के आता है, वो ग्रेड 3 कर लेता है। जी, उसके बाद सर्जरी रहती है। जी। तो अर्ली लेवल से ही, जैसे आपने कहा कि मैं भटक गया थोड़ा विषय से। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आपने बताया कि अर्ली जैसे ही सिम्पटम आ रहे हैं, उसी समय पे सही सलाह लेके सही बिल्कुल, डायग्नोसिस की सही तरफ सलाह जाएँ। लेना ताकि उसे समझ में आ हाँ जाए कि जी, अब तेरे आगे दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी। और एक बंदा अगर एजुकेटेड होता है तो हाँ, ये घर में भी प्रैक्टिस बन जाती है कि चलो तो बेटा दूसरों तूने सही जी, टाइम पे दिखा लिया, बिल्कुल, तो सब जने अवेयर होते हैं। अवेयर होते हैं। तो ये है कि पूरा अपने जो अपन जी, चाहते हैं कि मास लेवल पे एजुकेशन मिले, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही चीज़ होती है। फॉरेन में होता है ऐसा। जी, जी। जैसे स्कूल में कभी फायर फाइटर्स आते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी हेल्थ के प्रोफेशनल्स आते हैं। बिल्कुल। अपने यहाँ कुछ नहीं है। अपने यहाँ बच्चे भारी-भारी बैग लेते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ ना कुछ खा रहे दूसरा हैं। इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि अर्ली एज में ही बच्चों को एजुकेट करना ज़रूरी है। यंग एज में आके उन्हें क्या कोई एक्सरसाइज़ भी हैं जो बैक पेन को प्रिवेंट कर सकती हैं, जी, डिस्क बिल्कुल। प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकती हैं? वो बिल्कुल सर। कौन-सी एक्सरसाइज़ हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए बॉडी अपनी फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। जी, जैसे अपन हरी टहनी लें तो टूटती नहीं है, वज़न ले लेती है, और बिल्कुल, सूखी टहनी होती है वो टूट तो जाए। वो टूट जाती है जल्दी से। तो इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी रादर देन रिजिडिटी। अपने को अगर कड़ा करेंगे बॉडी को, हुँ, कड़ी कैसे हो जाती है, अपन यूज़ नहीं कर रहे उसको। हुँ, बॉडी यूज़ होने के लिए बनी है, प्राचीन काल से। बिल्कुल, अपन लोग लेट जाते हैं, टेढ़े-मेढ़े लेटते हैं, तो बिल्कुल। बॉडी उस पोस्चर में खराब हो जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज़ भी अब बिल्कुल बिल्कुल, कम हो कुछ गई भी है। नहीं है, खत्म हो गया है। जी, तो अगर सब जने खाली सूर्य नमस्कार कर लें सुबह, जी, जी। सूर्य नमस्कार अपने बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस है, हुँ, हुँ, बट अपन उसको आजकल ऐसे हँसी में उड़ा देते हैं हुँ, कि भाई कौन करे योगा, क्यों करें योगा, हुँ, इससे क्या होगा? लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरा बैक आगे भी स्ट्रेच होती है, पीछे भी स्ट्रेच होती है, तो पूरा लचीलापन एक गारंटीड करती है कि ये जी, चीज़ है। 2 से 3 मिनट लगते हैं एक बार करने में, 12 आसन होते हैं उसमें, सूर्य नमस्कार करें। वो करें और साथ में उकड़ू ज़रूर बैठें। आजकल लोग उकड़ू बैठना बंद कर दिए, जी, प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी। डिस्क की प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद उकड़ू बैठने से मना किया जाता है। हुँ, लेकिन अगर कोई उकड़ू बैठना शुरू करे, जैसे आजकल प्रैक्टिस है वेस्टर्न वाले टॉयलेट यूज़ हुँ, करने की, हुँ,
मैं रेकमेंड करूंगा वो कम करें। अगर संभव है तो यूरोपियन वाले में ना जाके देशी वाले में जाएं। स्क्वाटिंग होती है, ग्लूटियस स्ट्रेच होती है, कूल्हे की मसल्स, कमर जो होती है उसमें लचीलापन आता है। जी। जो नहीं करते बच्चे वो आजकल झुक भी नहीं पाते हैं। वो आगे क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी तो उससे बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी जो पेल्विस है, ये जो कूल्हा, जी। ये अपना रहना चाहिए फ्लेक्सिबल। अपन आगे झुके तो फ्लेक्सिबल रहे। बच्चे उकड़ू नहीं बैठते, बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेलते, और बच्चे ही नहीं आजकल बड़े भी, अपन लोग कहाँ घूमते हैं आजकल। जी। तो खाली प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन के लिए पोस्चर सही रखना है, बिल्कुल एक्सरसाइज, जी, स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार जो सूर्य बहुत नमस्कार ही बेस्ट अच्छा है, है। आपने बेस्ट बताया इसके लिए, वो कर सकते हैं। और कुछ वर्किंग जो हमारे कलीग्स हैं जो ऑफिस में बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करते जी। हैं, उनके लिए क्या मेजर्स उनको लेने चाहिए जिससे डिस्क प्रॉब्लम या बैक पेन से बच सकें? जी, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे दिन खड़े रहते हैं तो कंप्रेसिव फोर्सेज आते हैं जी। स्पाइन पे, तो डिस्क भी होती है वो थोड़ी सी नम होती हैं। अपन कहते हैं और डिस्क जब कुछ सूख गई। जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स, जी जो लंबे समय तक डेस्क पे और चेयर पे बैठ के अपना लैपटॉप या जी जी, डेस्कटॉप के सामने बैठ के अपना बहुत बहुत घंटों तक काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ बताइए। उनके लिए सर सिंपल सिंपल से थोड़े से हैक जी। कह लो, बिल्कुल। वो उनको हैक चाहिए होता है। बिल्कुल। वो इतना प्रॉपरली नहीं कर पाते, उनको टाइमिंग भी नहीं है, लाइफस्टाइल भी ऐसे होती है। उनके लिए है कि थोड़ी थोड़ी देर में अपने को स्ट्रेच कर ले बॉडी पार्ट्स को। ब्रेक जैसे लेते रहे, लगातार लंबे समय तक ना बैठें। जैसे बैठे हैं, मान लीजिए जी। 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो जी। गया, थोड़ा सा अपन खुद को स्ट्रेच कर लें। स्ट्रेच का मतलब है आपने उस मसल को पूरा ताना, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, 3 सेकंड 4 सेकंड तक रखें, फिर छोड़ दें। जैसे सुबह अंगड़ाई लेते हैं तो वो नेचुरल वे है स्ट्रेच करने का, बॉडी का स्टार्टअप करने का। अगर वो बैठे रह रहे हैं, उनकी कमर दुख रही है, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा पैर सीधा कर लें, पंजा खींचे जी। और स्ट्रेच करें और आगे की तरफ झुकें। इससे उनको जांघों के पीछे बहुत खिंचाव महसूस होगा। खिंचाव महसूस होना अच्छी बात है। पेन अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। जी। नहीं तो उनको थोड़ी थोड़ी देर में, अगर संभव है तो उठ के चल पाए, थोड़ा सा झुकें, 5 से 7 सेकंड लगता है इसमें। 5 सेकंड झुके फिर सीधे हो गए, 5 सेकंड झुके फिर सीधे हो गए, और रोटेशन कर लें बैठे हैं तो। ऐसे नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे यहीं बैठे हैं एकदम प्लम्प होके। और पोस्चर वो चाहिए उनको कि सीधा रखें, कमर ऐसे स्लाउच पोस्चर में ना करें कोई भी बिल्कुल। काम, सीधे रहें या कोई पिलो लगा लें पीछे। बिल्कुल, बैक जिससे कि रेस्ट जो लगा के कर सकते हैं। नॉर्मली जो नेचर ने स्पाइन को बनाया, थोड़ा सा कर्व होता है, वो कर्व मेंटेन नहीं रहता, तो लॉस ऑफ लंबार लॉर्डोसिस कह देते हैं। तो वो कर्व वापस से अटेन हो सकता है। बैठे रहने से जो अंदर से हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, कुछ मसल्स होती हैं जो कि कूल्हे को मोड़ती हैं, जी। सारा दिन ये पोस्चर रहता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा ऐसे लोगों को जो बैठे ही रहते हैं ज्यादा, आईटी प्रोफेशनल, कि स्ट्रेचिंग जरूर करें। वो बैठे हैं, थोड़ा हाथों को लिया, पूरा अंगड़ाई ले ली, पीछे लिया, अंगड़ाई ले ली, 1.5 से 2 मिनट लगेगा, फिर अपना काम पे लग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उकड़ू बैठ सकते हैं कि नहीं, अगर बैठ सकें तो बैठें, अदरवाइज स्ट्रेच जरूर करें। रोटेशन 5-6 बार कर लें जी। थोड़ी थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो बहुत हद तक प्रॉब्लम ईज आउट हो जाएगी उसमें। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जो हमारे वर्किंग क्लास के जो व्यूअर्स हैं, बहुत लंबे समय तक बैठ के जो काम करते हैं, उनके जी। लिए बीच-बीच में ब्रेक लें, स्ट्रेचिंग करें, जैसा डॉक्टर साहब ने स्ट्रेचिंग बताया, बिल्कुल करें। वो बहुत ज़रूरी है। और मॉर्निंग में उठ के कोई भी एक्सरसाइज, जैसे सूर्य नमस्कार आपने बताया, या जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में बैक पेन से बचने के लिए। जी इसके बाद डॉक्टर साहब बात करना चाहेंगे उन पेशेंट्स की, खासकर क्योंकि न्यूरो के पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें बहुत लंबे समय तक डिसेबिलिटी रहती है, कई बार जी पैरालिसिस की वजह से, या ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है ब्रेन की किसी ट्यूमर के लिए या ब्रेन हेमरेज के लिए, उसके बाद अक्सर देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट, बेड रिडन हो जाते हैं लंबे समय के लिए। तो ऐसे केसेस में किस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? जी मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक तो पैराप्लीजिया, स्पाइन प्रॉब्लम की वजह से जो पैराप्लेजिक पेशेंट है, जिनके पैर काम नहीं कर रहे हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना है एज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट, आप उसके बारे में बताइए। और दूसरा, जो न्यूरो के पेशेंट है, ब्रेन से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से एक हाथ और एक पैर, हेमीप्लीजिया जिनको हो गया है, उनको, उन दोनों इस तरह के जो पेशेंट हैं, दोनों तरह के, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? जी सर, हेमीप्लीजिया के लिए मैं बताना चाहूँगा, हेमीप्लीजिया में एक तरफ का हाथ, हेमी यानी बॉडी बॉडी का आधा पार्ट, वेदर इट इज़ राइट और लेफ्ट, वो अफेक्टेड होता है। तो उसमें क्या, जो अपन ने जो बचपन से सीखा है, जो सेल्स होती हैं वो एक प्रोग्राम बना लेती हैं। जैसे अपन
चल रहे फिर रहे लेकिन तैरना नहीं आता, तो तैरने के लिए अपने को प्रोग्रामिंग चाहिए कि हाथ इतने ऐसे चलेंगे, पैर ऐसे चलेंगे, तब कोई बंदा तैर पाएगा, जी। अदरवाइज हर कोई तैर लेता है। तो ये सब चीज़ सीखी जाती है, सीखते सीखते एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल। तो जैसे मेमोरी कार्ड कभी करप्ट हो जाता है तो फाइल्स अचीव नहीं कर पाते, तो पेशेंट के स्ट्रोक हो गया तो उसकी जो सेल्स हैं जो ब्रेन की, उनमें जो न्यूरल वो पैटर्न damage हो बने गया। होते हैं, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल, और ऐसा ही बिल्कुल। एनग्राम्स बोलते हैं इनको, बिल्कुल, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पेशेंट के हाथ पे हार्डवेयर तो सही होता है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर तो धीरे-धीरे वो मेडिसिन्स वगैरह सब, ब्रेन में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, बिल्कुल। वो ब्रेन बहुत अच्छा रिकवर करता है, सब चीज़ सीख लेता है। तो पेशेंट में एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए, विल पावर थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए हाँ, उसमें। तो उसको हर एक फिजियोथेरेपिस्ट को मैं बताना चाहूँगा, और घर वालों को भी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वही रहता है कि उसको मोटिवेट करें। उसको ये नहीं कहें कि बीमार हो गया, ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा। ये सपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी ना है। करें, बिल्कुल ना करें। आज नहीं चल रहा है, जी। उससे रोज़ बोलो कि देख ये आ गया। उसको मोटिवेट करें, मोटिवेशन से बहुत ज़बरदस्त प्रभाव जी, पड़ता जी। है इसपे, नंबर 1 ये। दूसरी बात, जैसे ही बॉडी का कोई फंक्शन ब्रेन से ऊपर नहीं आ रहा, मसल्स एकदम निष्क्रिय हो जाती हैं। मसल्स का एक रूल है, यूज़ इट और लूज़ इट, या तो यूज़ कर लो या उसको खो दो। जी। तो जैसे बॉडी बिल्डर बॉडी बनाता है, जितना यूज़ करता है उतनी मसल्स बनती हैं। तो ये सब दिमाग से होता है। कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन, बिल्कुल। जिम में कहते हैं कि आप अगर वज़न उठा रहे हो तो इधर-उधर मत देखो, आप पूरा ध्यान लगाओ उस पे। तो तभी आप बेटर साइंटिफिकली जी। भी ये बैक्ड अप है कि ये चीज़, इससे फ़र्क पड़ता है, ध्यान लगा के करने से। तो हमारे फिज़ियोथेरेपी में हम ये करते हैं हेमिप्लेजिया में, एक तो उसका पोस्चर खराब नहीं हो, क्योंकि एक साइड उसकी चली गई है, हुँ। तो उसके सारे जॉइंट्स वगैरह उन पे जो न्यूरल कंट्रोल है खत्म हो गया है, तो पेशेंट को झटका-पटकी ना करें। आजकल ये होता है कि मालिश करो इसकी, तो मालिश करते हैं खींच-खींच के, तो जॉइंट भी उसका डिस्लोकेट हो जाता है, सबलक्सेट हो जाता है, जॉइंट जी, निकल जाता इसका है। ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट उस साइड ना सोए, उस साइड दबा रह जाता है, तो उसके जो मसल्स हैं शोल्डर मसल्स, क्योंकि एक साइड पूरी अभी कंट्रोल नहीं है, तो ब्रेन उस हिसाब से उसको बैकअप नहीं दे पा रहा, ये चीज़। सबसे पहले पोस्चरल मेंटेनेंस, ये कि उसके बेड सोर ना हो जाएँ, उसकी बिल्कुल। क्लिनिकल हाइजीन रखनी है, यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं हो जाए, सारे दिन पेशेंट टॉयलेट कर जाता है, उसको पता नहीं चलता, हुँ। ब्लैडर फंक्शन भी खराब हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उसका ध्यान रखें, ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। सबसे पहले हम चाहते हैं प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसमें। दूसरा, पोस्चरल ट्रेनिंग, घरवालों को भी बताओ कि इनके पैर के नीचे तकिया लगाना है या कुछ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक पेशेंट को, घरवालों को ध्यान ही नहीं रहती, किसी भी पोज़ीशन में पेशेंट पड़ा रहता है। जी। तो जिस साइड में वो सिकुड़ा हुआ रहता है, उस साइड की मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो जब उसके सही होने का समय आता है, तो हमें उससे जूझना पड़ता है। हम चाहते हैं कि उसको ऐसा ना करें, किसी प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के निर्देशन में ही उसको बिल्कुल। मैनेज करें। एक उसका मूवमेंट करें। हमारे कॉन्सेप्ट है, जब हम पढ़ते हैं सीपीआर, कंसंट्रेशन, प्रिसिशन एंड रिपिटेशन। एक तो जो भी मूवमेंट कराएँ उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी ध्यान से कराएँ। ध्यान अगर से मूवमेंट करें। हो रहा है तो फुल रेंज का मूवमेंट कराएँ। हाथ हिलाना है तो इसको, एल्बो मुड़ती है तो पूरा मोड़ा जाए, ऐसे-ऐसे नहीं किया जाए। जनरली सभी जने ये करते हैं हेमिप्लीजिया में, हुँ। कि वो हाथ को खाली मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, 50 बार कर लिया, हो गया काम। फुल रेंज तक लेके जाओ, फुल रेंज तक एक्सटेंशन करो, फुल रेंज तक प्रोनेशन करो, फुल रेंज तक सुपेन, जो भी फुल मूवमेंट रेंज है, ऑफ मोशन फुल करना और है। प्रॉपर्ली सपोर्टेड होना चाहिए। आपने पकड़ के खींच दिया तो कंधा उतर जाएगा, हुँ। उसका ध्यान रखें। ये जनरली होता है, हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं तो हुँ। हमें पता चलता है कि कंधा तो उतरा हुआ है, कंधा तो आगे आया हुआ है, एल्बो तो स्टिफ हो गई। तो हुँ। ऐसे नहीं, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट भाई देख रहे हैं, भाई-बहन हमारे, हुँ। और लोग भी हैं घर वाले, हुँ। उनको बताया जाता है कि आप भी मूवमेंट कराओ। खींचातानी नहीं करनी, पेशेंट को मोटिवेटेड रखना है, खींचातानी नहीं करना, और जैसे ही उसमें पावर आ जाए, जितनी जल्दी मूवमेंट हो सके उतना लाया जाए। ऐसा नहीं करें कि ये तो बीमार है, इसको तो रेस्ट ही दो। हुँ। उसका जितना जल्दी डेली लाइफ में लाएँगे, जितनी एक्टिविटी मसल्स की बनी बिल्कुल, रहेगी, बिल्कुल। उतना अच्छा रिकवरी जल्दी होगा। जैसे आप न्यूरोसर्जरी करते हैं जी। सर, उसके बाद में जब हम पेशेंट देखते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है पेशेंट 3 महीने से पड़ा ही होता है, वो सोचते हैं अपने आप खड़ा होके चल लेगा, ऐसा नहीं होता। जी। आपने तो सर्जरी कर दी, उसका काम हो गया, हुँ। अब वो ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करना है, नए वायरिंग करनी है उसकी, हुँ। तो हम मूवमेंट को हज़ारों बार करवाते हैं, 1000 बार का एक वो प्रोग्राम बन जाता है उसके। फिर उसको रेजिस्टेंस देते हैं, तो बॉडी कहती है भई तुझे ये काम करना है, हुँ। तो ब्रेन उस हिसाब से एक्ट करता है। वही है, जैसे पेशेंट को चलाएँ तो उसमें एंकल जॉइंट भी उसे काम नहीं कर मुड़ रहा तो सकते फ्रैक्चर हैं। हो जाता है, जी। स्प्रेन हो जाता है। प्रॉपर उसको सपोर्ट दें, गरम पट्टी बाँधते हैं हम अपने तरीके से, बैंडेजिंग करते हैं, ताकि जो जॉइंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो। उसको खड़ा रखते हैं लॉन्गर स्टैंड, भई ये पेशेंट को सहारे के साथ खड़ा रखते हैं, कुछ हमारे डिवाइसेस भी होते हैं, जिससे कि उसको खड़े रहने की आदत रहे, दिमाग भूल ना जाए। दिमाग बहुत जल्दी भूल जाना चाहता है। हुँ। काम नहीं करना कोई बंदा जल्दी पकड़ता है, कोई काम करना हो तो उसको मुश्किल लगती है, और पेशेंट को खाली पड़ा रहने देते हैं, कहते हैं ये तो ठीक हो जाएगा 2 महीने 3 महीने।
जितने टाइम में मसल लूज हो जाती है और वो बॉडी का आधा आधा पार्ट बैलेंस खराब हो जाता है। जी। तो प्रॉपर मेडिकेशंस लें, प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराएं, बेड सोर ना होने दें, कोई ताबीज वगैरह कोई गड़ जाता है कभी पेशेंट को पता नहीं चलता तो उससे उसका ध्यान दिक्कत रखना हो है। जाता है। जी। बिल्कुल सर, ये बहुत दिक्कत होती है। पैराप्लेजिक्स के लिए आपने कहा जैसे जी, आफ्टर हाँ। सर्जरी हाँ जी, या या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद में जो पेशेंट, या ट्रांसवर्स स्पाइनलाइटिस जी प्रॉब्लम एक होती है जिसमें जी जी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम के बाद में पैरों में ताकत चले जाती है, बिल्कुल और ज़्यादातर ऐसे केसेस में यूरिन और मोशन का कंट्रोल भी लूज़ कर जाते हैं। जी सर। तो उन पैराप्लेजिक पेशेंट जो चल नहीं पा रहे हैं, लंबे समय से बेड पे हैं, उनके लिए एक एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंड करेंगे? उनके लिए सर बहुत होलसम अप्रोच होती है। जी। 2 से 3 जने, एक पूरी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन टीम होती है। ओके। एक अकेला जना उस पेशेंट को खड़ा नहीं कर पाता हाँ, कभी भी। हमें सपोर्ट चाहिए 2-3 जनों का। 2-3 जने चाहिए, प्रॉपर असिस्टिव डिवाइस चाहिए, जैसे ब्रेसेस लगाए हमने। हुँ, हम चाहते हैं पेशेंट पड़ा नहीं रहे, पड़े-पड़े कमर की मसल्स का यूज़ नहीं होता हुँ, और मसल लूज़ हो जाती हैं, तो पेशेंट बैठ भी नहीं पाता फिर। ट्रांसवर्स माइलाइटिस किस लेवल पे हुआ है, हुँ, पैर तो चले जाते हैं देखिए हुँ, उसमें। तो उसके लिए हम ये कहते हैं पेशेंट को स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अगर पेन सेंसेशन है, कभी-कभी रिफ्लेक्स आते हैं। हुँ, ऐसे पेशेंट होते हैं, तो उनको कभी लोग छेड़ते हैं तो उनका पैर इकट्ठा होता है, तो पेशेंट के घरवाले कहते हैं देखो इसमें पावर आ गई। वो बल्कि वो रिफ्लेक्सेस हैं वो उनके वो। रिफ्लेक्सेस हैं, वो पावर नहीं होती। पावर जब है जब पेशेंट अपनी इच्छा से कोई मूवमेंट कर कर पाए, ये बहुत ज़रूरी है। एक्टिवली कर पाए, वही। कभी-कभी वो जी। उबासी लेते हैं पेशेंट या टॉयलेट का प्रेशर होता है तो पैर इकट्ठा हो जाता है, तो उनको लगता है कि प्रोसेस हुँ, प्रोग्रेस में है, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं होता। ये सिंपली कुछ फंडे हैं कि रिफ्लेक्स के। हुँ, तो हम ये चाहते हैं कि उसको स्ट्रेचिंग कराएँ प्रॉपर, सारे जॉइंट का मूवमेंट ज़रूर हो, पैसिव मूवमेंट्स। पेशेंट अभी नहीं चला पा रहा, कोई बात नहीं, हम उसको पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट जी। करें और करते-करते मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा है पावर 100 की 100 नहीं रहती, लेकिन 60, 70, 80% भी आए तो हुँ, पेशेंट अपना काम कर पाता है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि पैराप्लेजिक्स में यही है कि भी बिल्कुल भी पेशेंट को खड़ा ही नहीं करते, बेड जी। शोर हो जाते हैं। तो जब तक खड़ा नहीं करते तो बॉडी के जो सेंसर आज तक एक्टिवेट थे, जैसे छोटा बच्चा होता है वो खड़ा होना कैसे सीखता है? उसके हाथ-पैर तो होते हैं, क्यों नहीं खड़ा हो जाता? वो सीखता है। जी। वैसे पेशेंट्स के जो सेंसेशन नहीं जा रही, तो हम चाहते हैं कि उनको किसी भी सहायता से, किसी की सहायता से उनको खड़ा रखें, उल्टा लेट के भी मूवमेंट्स करें ताकि बॉडी में मूवमेंट्स आएँ। नर्व फाइबर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं तब तो बहुत मुश्किल होता है। जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जैसे हम देख रहे हैं तो उसमें पेशेंट ने कोई मेहनत नहीं की होती, धीरे-धीरे पैर सूख जाता है। उस सूखने एट्रोफी के हो जाती है, जी। मसल एट्रोफी हो जाती है, डिसयूज़ एट्रोफी, तो हम उसका इंतज़ार नहीं करना है, फटाफट से सारे मूवमेंट्स करवाना है। जैसे ही हुआ ऑपरेशन हुआ या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया हुँ, ट्रॉमेटिक, तो उसमें पेशेंट को लेटे नहीं रहने देना है। ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर जैसे न्यूरोसर्जन हरी झंडी देते हैं कि भई आप कराओ ये चीज़, तो हम उनको पूरा मूवमेंट करवाते हैं। भले ही उस वो कर पा रहा है या नहीं करवा रहा, लेकिन जी। ऐसा नहीं है कि इसके तो मूवमेंट ही नहीं आ रहा, अब क्यों कराएँ? हुँ, उसको कराते जाना है, मूवमेंट कराने है, स्ट्रेचिंग करनी है, वो मूवमेंट ज़रूर आता है, आके बिल्कुल, रहता है, बिल्कुल। ये चीज़ है। ब्लैडर बॉल के लिए तो पूरा ये टीम है, जैसे यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, ये रिकमेंड करता है कि इंटरमिटेंट कैथेटराइज़ेशन करें, जी। क्लीन ये करें और कुछ मेडिकेशंस होती हैं, वो दें। हम अगर पेशेंट को थोड़ा भी सेंसेशन है, तो हम उनको बाउल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग देते हैं जी। कि भई आपको इतनी देर तक मसल्स खींच के रखनी है, अपनी यूरिनरी सिस्टम की, हुँ, अपनी गुदा को, अपने पेनिस को हुँ। अपने खींचना है, कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज, हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। तो उनको खींचते रहने से अगर पेशेंट को सेंसेशन है तो, जी, और नहीं है तो उसमें फिर इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह का भी यूज़ किया जाता है इसमें। जी, और जो मसल्स अभी नहीं चल रही लेकिन उनको बाईपास करके, जैसे हम मसल स्टिमुलेटर होता है हमारे पास, जी, तो मसल स्टिमुलेटर से हम उनको मसल्स को स्टिमुलेट रखते हैं, उनको जगाए रखते हैं कि जिस दिन थोड़े से सेंसेशन आएँगे, हमें माल तैयार मिलेगा। जी, ना कि ऐसा हो कि पूरा सूख जाए। तो सारी मसल्स को स्टिमुलेट करें, मूवमेंट कराते रहें, होपलेस नहीं होना, काम करना है। और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो गज़ब रिकवर करते हैं। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। इसी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। एक बच्ची जिसकी 3 साल पहले ऊँचाई से गिरने से स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया था और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी। तो जब ऑपरेट किया था 3 साल पहले, क्योंकि फ्रैक्चर था रीढ़ की हड्डी में, तो हमें ऑपरेट करके स्क्रू और रॉड लगा के फिक्सेशन करना पड़ा। उस समय उसके पाँव बिल्कुल नहीं चल रहे थे। जी, कुछ टाइम तक वो फ़ॉलो-अप में आए, उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन 3 साल बाद कुछ दिन पहले वो ओपीडी में चल के आई, तो बहुत वाह! अच्छा लगा देख के। बहुत तब अच्छा मैंने लगा। उनसे यही पूछा कि आपने कैसे मैनेज किया, तो उन्होंने बताया कि हमने एक्सरसाइज़ इसकी कंटिन्यू रखी। एक्सरसाइज़ पे
बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया इस बहुत पार्ट को, बढ़िया। एक्सरसाइज कंटिन्यूस की, फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करते रहे और उसका रिजल्ट है कि वो अपने पैर पे आज खड़ी हो गई है। हालांकि 3 साल का लंबा टाइम लगा, लेकिन जो उम्मीद थी कि वो वापस चल पाएगी अपने पैरों पे, वो बिल्कुल सही वाह, साबित हुई। दे रहा है, दुरुस्त है, दे बहुत रहा है बढ़िया। बस। तो बहुत ऋषि अच्छा जी, लगता है ऐसे। जी हाँ जी। तो आज हमने बात की डॉक्टर ऋषि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे बहुत सारे ऐसे विषयों पे जिन पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत से मिथ हैं, वो आज बस्ट किए हैं डॉक्टर ऋषि ने। चाहे वो बैक का इशू हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, हेमिप्लीजिया हो या पैराप्लेजिक पेशेंट हो, फिजियोथेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का इस तरह के पेशेंट में। न्यूरो के पेशेंट या ऑर्थोपेडिक इंजरीज के साथ जो पेशेंट पेन में रहते हैं बहुत लंबे समय तक, उन सब के लिए फिजियोथेरेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है उनके ट्रीटमेंट में। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आज इंफॉर्मेटिव टॉक रही डॉक्टर ऋषि के साथ में। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।